नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है बीकानेर के इतिहास से संबंधित। ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं दोस्तों, कि जो भी क्लासें हम रीट और सेकंड ग्रेड से संबंधित है, या जो हमारी साइंस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, इंग्लिश की क्लास जो हमारी चल रही है यहाँ पर, और जो भी महत्वपूर्ण क्लासें यहाँ पर चल रही है, हम टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्लास भी देंगे। तब तक आपके एग्जाम होंगे। तो आज की स्टार्ट को इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा आज की इस क्लास को पढ़ते हैं हम बीकानेर का इतिहास। टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का इतिहास क्या है दोस्तों, ये बताइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर जो है, बीकानेर के अंदर जो वंश था वो कौन सा था दोस्तों? बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश था। कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश की जो कुल देवी थी वो कौन थी? वो थी नागणेची माता। बीकानेर के नहीं दोस्तों, जोधपुर के हैं, किशनगढ़ के हैं, जहां कहीं भी राजस्थान के अंदर जो राठौड़ वंश है उसकी जो कुल देवी है वो कौन सी है? नागणेची माता। और बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी जो आराध्य देवी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है करणी माता। और करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक के अंदर। अब बात करते हैं कि इसको प्राचीन जो नाम था बीकानेर का वो क्या नाम था। इसका जो प्राचीन नाम था वो था जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश के अंदर जो शासक शासन करते थे उसे क्या कहा जाता था? जांगलधर बादशाह उसे कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी कहानी थी बीकानेर के संबंध में। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आगमन होता है राव बीका का। राव बीका का जो शासनकाल है वो 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो राव बीका जी का था। राव बीका जी है वो जोधपुर के शासक जो थे राव जोधा, उस राव जोधा के ये पांचवें पुत्र थे। और ये 1465 ईस्वी के अंदर कोडम देसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं। और 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन, यानी वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन, ये राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना करते हैं। कौन? राव बीका। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? वो है बीकानेर राज्य की जो स्थापना करते हैं राव बीका, वो तो करते हैं 1465 को। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले कि बीकानेर शहर की स्थापना कब करते हैं, तो करते हैं 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में करते हैं। राती घाटी नामक स्थान पर करते हैं। और अगर राज्य की पूछे तो किस स्थान पर करते हैं? कोडम देसर नामक स्थान पर यह बीकानेर राज्य की नींव रखते हैं। क्लियर? अब बात करें कि जो बीकानेर जो शहर है दोस्तों, इस बीकानेर शहर में सीधे ही या बीकानेर राज्य की स्थापना क्या राव बीका ने सीधे ही आकर कर दी थी क्या? ऐसे ही सुना थोड़ी पड़ा था बीकानेर कि, सुना तो था ही नहीं कि कोई भी आएगा और यहाँ पर राव बीका आ गए और विराजमान हो गए, बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। ऐसी कोई कहानी नहीं है। संघर्ष करना पड़ा था राव बीका को यहाँ पर अपना सिंहासन बनाए रखने के लिए, अपना साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। उनके जो शासनकाल के अंदर जो उन्होंने युद्ध किए, किन किन को उन्होंने पराजित किया, उनके जो समकालीन यहाँ पर जातियां थी, उन जातियों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ आपके सामने। कि जो सतलज नदी है, उस सतलज नदी के किनारे पर एक शहर था भावलपुर। और ये भावलपुर जो है वो पंजाब में है। और यहाँ पर एक जाति रहती थी जिसका नाम था जोहिया जाति। कौन सी जाति? जोहिया जाति। ये इस जोहिया जाति को पराजित करते हैं। उससे आगे फिर ये साम्राज्य अपना बढ़ाते हैं। उससे आगे आता है लाडनू। और लाडनू का है नागौर में। और इस नागौर, लाडनू नागौर के अंदर जो जाति निवास करती थी वो थी मोहिली जाति। और ये मोहिली जो जाति है दोस्तों, ये चौहान वंश की ही एक क्या थी? शाखा थी। चौहान जो लोग थे, चौहान जो वंश था, उस चौहान वंश की ही एक शाखा थी मोहिली जाति, जो लाडनू नागौर में रहती थी।
उससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आता है क्या, नागौर और चूरू। नागौर और चूरू का जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो शासन करते थे वो जाट लोग करते थे। जाटों का शासन था नागौर और चूरू के अंदर। और यहाँ पर जो शासन करते थे वो पांडु गोदारा और पालू सारण नाम के दो जाट हुआ करते थे। वो क्या करते थे, शासन करते थे। जब ये जोहिया को और कौन सी जाति को, मोहिली जाति को पराजित कर देते हैं, तो इनको लड़ना पड़ता है किसके साथ, जाटों के साथ। यानी पांडु गोदारा के ऊपर सर्वप्रथम आक्रमण करते हैं। तो पांडु गोदारा के साथ जो आक्रमण होता है वो इनका असफल रहता है। फिर ये जो पालू सारण थे, उस पालू सारण के ऊपर भी ये आक्रमण करते हैं, वो भी असफल रहते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है कि जाटों पर ये अपना अधिकार नहीं जमा पाते। तो इनका जो साम्राज्यवाद था राव बीका का, वो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। और होता क्या है दोस्तों, फिर दोनों जाट है वो आपस में लड़ जाते हैं। कौन कौन से, पांडु गोदारा और पालू जो सारण थे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में लड़ लड़ जाते हैं। और ये दोनों आपस में, जब जाट लोग दोनों आपस में लड़ते हैं तो इस बात का फायदा उठाते हैं कौन, राव बीका। राव बीका सीधा आते हैं पांडु गोदारा के पास और पांडु गोदारा को कहते हैं कि इस पालू सारण की हिम्मत कैसे हुई आप पे आक्रमण करने की, मैं आपके साथ हूं, आप इनके साथ युद्ध कीजिए, हम दोनों मिलकर इनको पराजित करेंगे। तो दोस्तों इस बात का फायदा उठाते हुए राव बीका और पांडु गोदारा जो थे वो आक्रमण कर देते हैं पालू सारण के ऊपर, उसको पराजित कर देते हैं। और यहाँ का जो शासन था नागौर और चूरू का, वो राव बीका पांडु गोदारा को सौंप देते हैं। और फिर क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जोधपुर की ओर। आगे जोधपुर जो था, जोधपुर में शासन था किसका, सांखला लोगों का। सांखला जनजाति थी, उस जाति थी। सांखला जाति का क्या था, वहां पर शासन था। तो सांखला जाति के जो शासक थे महिपाल सांखला, और महिपाल सांखला के पुत्र थे जिनका नाम था नापा सांखला। तो राव बीका के समय यहाँ का शासन कौन करते थे, नापा सांखला करते थे। तो नापा सांखला क्या करते हैं दोस्तों, नापा सांखला पर जब आक्रमण करते हैं पांडु गोदारा और राव बीका, तो उसको पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद जोधपुर भी, जोधपुर का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर भी अधिकार हो जाता है किसका, राव बीका का। आगे हम चलते हैं तो आता जैसलमेर। जैसलमेर में शासन था राव सेखा का। किसका, राव सेखा का। तो राव सेखा और बटनेर के जो शासक थे, जो राव सेखा थे वो जैसलमेर के शासक थे, जो हिंदू शासक थे। और बटनेर जो है वहां पर मुस्लिम बाटी थे। वहां पर तो राव सेखा जो थे वो बाटी थे, इधर क्या थे, बटनेर। और बटनेर के अंदर कौन थी, मुस्लिम बाटी थे। तो दोनों बाटी है वो आपस में, उनमें विवाद चल रहा था। और विवाद के चलते वे राव सेखा को क्या कर लेते हैं, जो मुस्लिम बाटी थे वो आक्रमण कर कर कहा ले जाते हैं, बटनेर दुर्ग में ले जाते हैं। तब राव सेखा की जो पत्नी थी वो राव बीका के पास आती है और बीका को कहती है कि आप तो बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए और जो हमारे शासक हैं राव सेखा, उन सेखा को आप वहां से छुटा के लाइए। तो पांडु गोदारा और राव बीका मिलकर क्या करते हैं, बटनेर पर आक्रमण करते हैं, मुस्लिम भाटियों पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इन भाटियों को, मुस्लिम भाटियों को वो हराने में तो सफल नहीं होते हैं, बटनेर पर कब्जा करने में तो वो सफल नहीं होते हैं, बल्कि वहां से राव सेखा को वो क्या कर लेते हैं, छुटवा कर ले आते हैं। और इसी बात से खुश होते हैं राव सेखा, और खुश होकर अपनी पुत्री जिसका था नाम था रंग गौरी का विवाह किससे कर देते हैं, राव बीका से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की कहानी आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे और इससे डिटेल से पढ़ते हैं। पहले देखिए, तो सबसे पहले देखिए बीकानेर जो शहर है दोस्तों, इस बीकानेर में बीकानेर के शासकों की जो कुल देवी थी वो कौन थी, यहाँ पर वंश कौन था, सबसे पहले पढ़ते हैं वंश। तो बीकानेर में कौन सा वंश था दोस्तों, तो यहाँ पर था राठौड़ वंश। कौन सा था, राठौड़ वंश यहाँ पर क्या करता था, शासन करता था। यहाँ की जो कुल देवी थी वो कौन थी, कुल देवी, कुल जो देवी थी वो थी यहाँ पर नागनेची माता। कौन सी माता,
नागनेची माता यहाँ की क्या थी, इनकी क्या थी, कुल देवी थी। तो इनकी जो आराध्य देवी है वो कौन है, इनकी जो आराध्य देवी थी वो कौन थी या कौन है, वो है करणी माता। कौन सी है, करणी माता। करणी माता, करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों, करणी माता का मंदिर है देशनोक के अंदर। कहाँ है, देशनोक के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, अब देखिए देशनोक को हमने पढ़ लिया। अब देखिए जो बीकानेर जो है, इस बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, प्राचीन नाम। तो बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो था जांगल प्रदेश। क्या था, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश क्या था, इसका प्राचीन नाम था। और इस जांगल प्रदेश के अंदर जो शासन करते थे, जो यहाँ का शासक होता था, उसे क्या कहा जाता था, यहाँ जांगल प्रदेश में शासन करने वाले शासक को क्या कहा जाता था, जांगलधर बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह इन्हें कहा जाता था। तो देखिएगा बीकानेर में जो वंश था वो कौन सा था, राठौड़ वंश था। यहाँ की कुल देवी थी राठौड़ों की, या किस राजस्थान की किसी भी राठौड़ की जो कुल देवी है वो कौन सी है, नागनेची माता। यहाँ की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है, करणी माता। और करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, जांगल प्रदेश। और यहाँ पर जो शासक शासन करता था, शासक है वो शासन करता था, उसे क्या कहा जाता था दोस्तों, उसे कहा जाता था जांगलधर बादशाह। क्या कहा जाता था, जांगलधर बादशाह कहा जाता था। अब हम पढ़ते हैं राव बीका के बारे में। तो देखिए राव बीका को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। राव बीका, राव बीका जो है दोस्तों, इन राव बीका का जो शासनकाल था वो 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक का क्या था, इनका शासनकाल था। ठीक है, अब राव बीका है वो क्या थे, वो राव जोधा, राव जोधा के पांचवें पुत्र थे। कौन से पुत्र थे, पांचवें पुत्र थे। राव जोधा के पांचवें पुत्र थे राव बीका। राव बीका जो है वो क्या करते हैं, 1465 ईस्वी के अंदर, 1465 ईस्वी में ये कोडम देसर नामक स्थान पर, कोडम देसर नामक स्थान पर, स्थान पर कोडम देसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की नींव रखते हैं। बीकानेर राज्य की क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्या है, कोडम देसर नामक स्थान पर क्या रखते हैं, बीकानेर राज्य की नींव रखते हैं। तो अब बीकानेर शहर की स्थापना कब करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए बीकानेर शहर की स्थापना कब करते हैं, राव बीका जो है वो बीकानेर शहर की स्थापना कब करते हैं दोस्तों, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन, आखा तीज यानी वैशाख शुक्ला तृतीय, तृतीय के दिन राती घाटी, राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर
शहर की स्थापना करते हैं, बीकानेर शहर की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना। देखिएगा, राव बीका को हम पढ़ रहे हैं, तो राव बीका जो है वो क्या है दोस्तों? राव बीका है, राव बीका राव जोधा के क्या थे? पांचवें पुत्र थे। 1465 ईस्वी में ये कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी? बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं, ये बात याद रखना 1465 में। अब देखिए दूसरी तरफ 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन यानी वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन ये रात्ती घाटी नामक स्थान पर, कौन सी घाटी? ध्यान रखना, रात्ती घाटी नामक स्थान पर ये बीकानेर शहर की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? बीकानेर शहर की स्थापना करते हैं 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल आपके दिमाग में छप गया होगा, प्रिंट हो गया होगा। तो प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, जब आपकी एग्जाम हो तो इस प्रिंट को आप निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं, देखिएगा राव बीका के जो समकालीन शासक थे, समकालीन शासक या समकालीन जो जातियां थी उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये देखिएगा राव बीका, राव बीका का जो शासनकाल था वो था 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक, 1504 ईस्वी तक, और ये क्या था? बीकानेर। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये क्या था दोस्तों? सतलज नदी का क्षेत्र, सतलज नदी का क्षेत्र, सतलज नदी का जो क्षेत्र है, इस सतलज नदी के क्षेत्र के अंदर क्या था? भावलपुर नामक एक शहर था। क्या था? भावलपुर, भावलपुर नामक एक शहर था, और ये पड़ता कहाँ है? पंजाब के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भावलपुर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और इस भावलपुर में कौन सी जाति रहती थी? जोहिया। कौन सी जाति रहती थी? जोहिया जाति रहती थी। ये जोहिया क्या थी? एक जाति थी। इस जोहिया जाति को सर्वप्रथम क्या करते हैं? राव बीका है वो पराजित करते हैं। ठीक है, तो इस जाति को ये सर्वप्रथम क्या करते हैं? पराजित करते हैं। ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन पूछ ले कि राव बीका सर्वप्रथम किस जाति को पराजित करते हैं, तो जोहिया जाति को सर्वप्रथम है राव बीका पराजित करते हैं। अब देखिएगा दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो देखिए यहाँ, यहाँ पर पड़ता है लाडनू, लाडनू, और लाडनू है कहाँ दोस्तों? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। तो लाडनू नागौर में जो जाति निवास करती थी वो कौन सी थी? वो थी मोहिली। कौन सी जाति? मोहिली जाति। और मोहिली जो जाति है वो क्या थी? चौहानों की एक शाखा थी। चौहानों की एक शाखा या चौहानों की एक क्या थी? जाति थी मोहिली। ठीक है, और अब देखिएगा आगे, यहाँ पर जो था वो पड़ता है क्या? नागौर। नागौर और चूरू का जो क्षेत्र था, नागौर और जो चूरू का ये क्षेत्र है, इस नागौर और चूरू के क्षेत्र में दो शासक थे। कौन कौन से शासक थे? जाटों का यहाँ पर शासन था, और यहाँ पर दो जाट थे। कौन कौन से जाट थे? दो, वो देखिए। एक का नाम था पांडु गोदारा। क्या नाम था? पांडु गोदारा, पांडु गोदारा। और दोस्त दूसरा था, उसका नाम था पालू सारण, पालू सारण। ये दो क्या थे? यहाँ पर जाट थे, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई कि यहाँ पर राव बीका पांडु गोदारा और पालू सारण के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन इन दोनों जाटों को ये हराने में क्या होते हैं? असफल होते हैं। तब इनका अवसर आता है कि ये दोनों जात पांडु और पालू ये आपस में भिड़ जाते हैं, और आपस में भिड़ जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हैं कौन? राव बीका। राव बीका है वो पांडु गोदारा के पास जाता है और कहता है कि
इसकी कैसे हिम्मत हुई तुझ पर आक्रमण करने की। हम दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं, पराजित करते हैं और यहाँ का शासन आपको सौंप देते हैं। तो ये दोनों मिलकर पांडु गोदारा और राव बिका पालू सारण के ऊपर आक्रमण करते हैं और इसको पराजित कर देते हैं और यहाँ का जो शासक बना देते हैं वो पांडु गोदारा को बना दिया जाता है। और ये दोनों मिलकर फिर आगे अपना साम्राज्यवाद है वो जारी रखते हैं। यहाँ पर चलते हैं, देखिएगा जोधपुर। यहाँ पर क्या है, जोधपुर। जोधपुर में जो जाति रहती थी वो रहती थी सांखला। कौन सी जाति रहती थी, सांखला जाति रहती थी। और सांखला के अंदर जो शासक थे वो थे महिपाल। महिपाल और महिपाल सांखला, महिपाल जो सांखला है, इस महिपाल सांखला के पुत्र थे। महिपाल सांखला के पुत्र थे और इस पुत्र का नाम था नाप्पा सांखला। क्या नाम था, नाप्पा सांखला। और ये नाप्पा सांखला के ऊपर आक्रमण करते हैं फिर, और इसी नाप्पा सांखला को ये क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाप्पा सांखला को ये क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पड़ता है क्या, जैसलमेर। क्या पड़ता है, जैसलमेर। और जैसलमेर में जो शासन था वो किसका था, राव सेखा का। किसका था, राव सेखा का, राव सेखा। और यहाँ पर बटनेर जो है, बटनेर, बटनेर के शासक थे, कौन थे, भाटी, मुस्लिम भाटी। कौन से भाटी, मुस्लिम भाटी। मुस्लिम भाटी यहाँ पर शासन करते थे। और यहाँ पर ये राव सेखा भाटी, कौन थे, सेखा भाटी। ये सेखा भाटी थे, ये हिंदू भाटी थे। कौन थे, हिंदू भाटी थे। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के मध्य क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था, इन दोनों के मध्य विवाद चल रहा था। तो इनके विवाद के फलस्वरूप इस सेखा भाटी को, ये जो सेखा भाटी है दोस्तों, इस सेखा भाटी को क्या कर लेते हैं, मुस्लिम भाटी जो है वो इसको अपहरण कर लेते हैं। इस सेखा भाटी का क्या कर लेते हैं, मुस्लिम भाटी है वो इसका क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपहरण। इस सेखा भाटी का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। जब इनका अपहरण हो जाता है तो ये इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी जो थी वो किसके पास आती है, वो आती है राव बीका के पास और सहायता मांगती है। राव बीका और पांडु जो गोदारा है दोनों मिलकर क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं और बटनेर दुर्ग पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। यानी मुस्लिम जो पार्टी थे उन पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन ये उनको हरा नहीं पाते हैं, पराजित नहीं कर पाते हैं। बटनेर दुर्ग पर इनका आक्रमण था वो असफल रहता है। बल्कि ये जो थे शेखा बाटी, इस शेखा बाटी को यहाँ से वो छुटवा कर ले आते हैं। और छुटवा कर लेने के बाद शेखा बाटी क्या होता थे, इस बात से प्रसन्न होते हैं और इनसे प्रसन्न होकर इनकी एक पुत्री थी, इनकी क्या थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था रंग कंवरी। क्या था, रंग कंवरी। इस रंग कंवरी के साथ क्या कर दिया जाता है, इनका विवाह कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इनका विवाह है वो कर दिया जाता है। इनका जो विवाह है वो किसके साथ कर दिया जाता है, इस रंग कंवरी के साथ कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी कहानी थी किसके बारे में, राव बीका के बारे में। इन सभी जातियों को हराकर, इनको पराजित करके ही, अब लोहा लेकर ही यहाँ पर राव बीका है वो बीकानेर के शासक बने थे। ऐसे ही नहीं बने थे कि मुंह उठाकर आ गए और सुबह मुंह धोकर यहाँ के शासक बन गए। ऐसे नहीं, उन्हें इन जातियों को पराजित करना पड़ा था और पराजित करके लोहा लेके, पापड़ बेल के, तरह तरह के पापड़ बेल के उन्होंने यहाँ का शासन है वो हासिल किया था और यहाँ की गद्दी है वो हासिल की थी। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, इनके जो समकालीन जो शासक हुआ करते थे वो कौन जातियां होती थी, वो कौन थी। तो सतलज नदी का जो क्षेत्र था, यानी पंजाब और जो सिंध का क्षेत्र था, सतलज नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पर एक शहर था जिसका नाम था भवलपुर, पंजाब में जो अभी पड़ता है। यहाँ पर जोइये जाति जो क्या करती थी, शासन करती थी। सबसे पहले है, सर्वप्रथम जो है वो पराजित करते हैं इसको। सर्वप्रथम जो है वो किसको पराजित करती है, सर्वप्रथम है वो राव बीका किसको पराजित करते हैं, इस जोहिया जाति को पराजित करते हैं। ठीक है, फिर आगे वो बढ़ते हैं, आते हैं लाडनू में। लाडनू पड़ता है नागौर में। यहाँ पर
मोहिली जाति है, इस मोहिली जाति को क्या करते हैं, ये पराजित करते हैं। इस मोहिली जाति को भी क्या करते हैं, पराजित करते हैं, तो यहाँ के शासक बन जाते हैं। और मोहिली जाति है वो चौहानों की एक शाखा थी, एक जाति थी। अब आगे आता है नागौर में। ये जो नागौर जो है, नागौर और जो चूरू का जो क्षेत्र था, यहाँ पर दो जाट थे, दो जाटों का शासन था। एक का नाम था, जिनका नाम था पांडु गोदारा, और दूसरा था वो था पाल्लू सारण। ये दोनों यहाँ पर शासन करते थे, तो इनको पराजित करते हैं। इनको पराजित करके इस पांडु गोदारा को यहाँ का शासक बना देते हैं। फिर ये दोनों मिलकर कहाँ आते हैं दोस्तों, ये आते हैं जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर का जो क्षेत्र था यहाँ पर। और यहाँ पर जो शासन था वो किसका था, सांखला जाति का था। इस सांखला जनजाति के शासक थे महिपाल सांखला, और महिपाल सांखला के पुत्र थे नापा सांखला। इस नापा सांखला का शासन हुआ करता था जब राव पीका अपना साम्राज्यवाद कर रहे थे। तो इस नापा सांखला को ये क्या करते हैं, पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद यहाँ के शासक बन जाते हैं। उसके बाद चलते हैं ये जैसलमेर की ओर। जैसलमेर में शेखा बाटी का शासन था। शेखा बाटी और जो बटनेर के मुस्लिम भाटी थे, उन दोनों के मध्य विवाद चल रहा था। और इस विवाद के चलते जो हिंदू भाटी शेखा भाटी थे, इसको मुस्लिम भाटी है वो क्या कर लेते हैं, इनका अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण जब कर लेते हैं तो शेखा भाटी की पत्नी जो है वो राव बीका से क्या मांगती है, सहायता मांगती है। और राव बीका और पांडु गोदारा इनकी सहायता करते हैं और बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करके ये शेखा भाटी को तो छुड़वा कर ले आते हैं, लेकिन बटनेर दुर्ग को ये नहीं जीत पाते। ठीक है, तो ये कहानी थी थोड़ी सी। इसीलिए यहाँ के शासक बने थे राव पीका, जो ये पापड़ इन्होंने यहाँ तक बेले थे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए। आगे देखिएगा, आगे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं फिर से। राव बीका को पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं दोस्तों, कि देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कि एक चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बीकानेर के राजाओं का, बीकानेर के राजाओं का राज्यभिषेक, राज्यभिषेक जो है वो पांडु गोदारा के, पांडु गोदारा के वंशजों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जो पांडु गोदारा थे उनके वंशजों के द्वारा ही क्या किया जाता है, बीकानेर के शासकों का राज्य अभिषेक किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि बीकानेर के शासकों का राज्य अभिषेक है वो किस वंश के शासकों के द्वारा या किस वंश के द्वारा किया जाता है, तो पांडु गोदारा है। इस पांडु गोदारा के वंशजों द्वारा ही इनका क्या किया जाता है, बीकानेर के शासकों का राज्य अभिषेक किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि राव बीका है, बीकानेर की, बीकानेर की प्रथम राजधानी जो थी, या सर्वप्रथम जो राजधानी बनाते हैं वो किसको बनाते हैं, ये कोडम देसर को, कोडम देसर को क्या बनाते हैं, अपनी पहली राजधानी बनाते हैं। आगे पूछा जाए तो राव बीका ने, राव बीका ने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जोहिए जाति पर आक्रमण किया, जोहिए जाति पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राव बीका सर्वप्रथम किस जाति पर आक्रमण करते हैं दोस्तों, तो वो किस पर करते हैं, जोहिया जाति के ऊपर सर्वप्रथम ये आक्रमण करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, राव बीका का जो अंतिम, राव बीका का अंतिम आक्रमण का जो अंतिम आक्रमण था वो किस पर था, अंतिम जो आक्रमण था इनका वो कहां किस पर था, वो था रेवाड़ी के ऊपर। किसके ऊपर,
रेवाड़ी के ऊपर इनका क्या था, रेवाड़ी जो हरियाणा में पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है, इसके ऊपर इनका क्या था, अंतिम आक्रमण था, किसका, राव बीका का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बीकानेर के शासकों का, यानी बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं, उनका राज्य अभिषेक है वो पांडु गुदारा के वंशजों द्वारा किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, कोडम देसर थी। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने सर्वप्रथम किस जाति के ऊपर आक्रमण किया था, तो जो ये जाति के ऊपर इन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो भावलपुर के अंदर उनका शासन था। अब चौथी बात जो है वो बात याद रखनी है इनकी कि इन्होंने जो अंतिम आक्रमण किया था वो कहां पर किया था, रेवाड़ी के ऊपर किया था, और रेवाड़ी हाल और फिलहाल में हरियाणा के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, तो देखिएगा आगे पढ़ते हैं कि राव बीका जो है दोस्तों वो क्या थे, राव बीका स्वाभिमानी, ये स्वामी भक्त व पितर पितर भक्त क्या थे, स्वामी भक्त और पितर भक्त थे, कौन, राव बीका। राव बीका है वो स्वामी भक्त और पितर भक्त इंसान थे, राजा थे, शासक थे। इनका जो आक्रमण होता है वो होता है सातल देव के ऊपर। जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था सातल देव, क्या नाम था, सातल देव। इस सातल देव के ऊपर ये आक्रमण करते हैं। वैसे तो इन्होंने कभी भी साम्राज्य की दृष्टि से इन्होंने कभी भी क्या नहीं किया था, जोधपुर के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो क्या थे, इन्हीं के वंशज थे, इन्हीं के पिता की यहाँ पर शासन चलती थी। इनके पिता थे राव जोधा, इन राव जोधा का यहाँ पर शासन हुआ करता था, और राव जोधा के बाद उनके पुत्रों का शासन यहाँ था जोधपुर में, और इन्होंने अपना अलग शासन बना लिया था बीकानेर को। लेकिन साम्राज्यवादी की दृष्टि से दोस्तों राव बीका ने कभी भी जोधपुर के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। अब आप बोलोगे कि सर आप दोगली बात कैसे कर रहे हो, कि एक बार तो बोल रहे हो कि आप यहाँ पर इन्होंने कभी शासन आक्रमण किया ही नहीं था, और एक बार बोल रहे हो कि इन्होंने आक्रमण किया सातल देव के ऊपर। हाँ दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैं ये बोल रहा हूँ, दोगली बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको समझाता हूँ कि कैसे आक्रमण किया था। जोधपुर के शासक थे सातल देव, इस सातल देव के ऊपर ये आक्रमण जरूर करते हैं, लेकिन साम्राज्यवाद की दृष्टि से नहीं करते हैं, साम्राज्यवाद के लिए नहीं करते। ये इसीलिए आक्रमण करते हैं कि इनके जो पिता थे, इनके पिता के जो चांदी के मुकुट थे, चांदी की जो तलवार थी, पोशाक थे, और जो भी चीजें थी, तोप थे, जो भी थे, उन सभी में अपना हिस्सा लेने के लिए ये सातल देव के ऊपर आक्रमण करते हैं, कि इन्होंने जब इनसे अपने पिता की संपत्ति पर सभी पुत्रों का समान अधिकार होता है, ये आप बात आप सभी को पता ही है, और इसी हक को मांगने के लिए ये इनसे बोलते हैं सातल देव को। लेकिन सातल देव उन्हें किसी भी प्रकार का हिस्सा देने से मना कर देते हैं, और इसी बात को लेकर ये क्या करते हैं, जोधपुर शासक सातल देव यानी अपने भाई के ऊपर आक्रमण करते हैं, बल्कि साम्राज्यवाद की दृष्टि से नहीं करते। अब दोस्तों होता क्या है, राव बीका जो है, राव बीका और जैसलमेर के जो शासक थे उनके मध्य क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। ये जैसलमेर के जो शासक थे वो बीकानेर के ऊपर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करते हैं, तो यहाँ पर जो थी करणी माता जी, करणी माता जी के पास आते हैं, कौन, नेहरू की तलाई, नेहरू की तलाई नामक स्थान के ऊपर, या नेहरू के नामक स्थान पर जो करणी माता जी रहते थे उनके पास आते हैं, और कहते हैं माता जी ये बात है, और जैसलमेर के जो शासक है वो यहाँ पर बीकानेर पर आक्रमण कर रहे हैं, तो वो उनसे सहायता मांगती है, और सहायता मांगती है तो करणी माता उनकी सहायता करती है। और दनेव की तलाई नामक स्थान पर, दनेव की तलाई यानी जो बीकानेर और बीकानेर और जैसलमेर की जो सीमा है, उस सीमा पर स्थित एक गांव है दनेव की तलाई। दनेव की तलाई नामक स्थान पर जाकर करणी माता जी बैठ जाते हैं, और वहां से जब जैसलमेर के शासक आक्रमण करने के लिए आते हैं तो वहां पर बैठे हुए देखते हैं करणी माता जी को, तो करणी माता जी से उनका मिलन होता है, करणी माता जी की आकर वो पांव छूते हैं,
तो करणी माता उन्हें बोलती है कि ये अपना ही शासक है, अपना ही वंशज है, आपको इन पर आक्रमण नहीं करता। तो जैसलमेर के जो शासक थे दोस्तों, वो उनकी बात मान जाते हैं करणी माता जी की, और वो वहां से वापस लौट जाते हैं। और ये उन शपथ लेते हैं उस वक्त कि हम जैसलमेर पर, सॉरी, बीकानेर पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन आक्रमण करते हैं 1400 1525-26 के लगभग इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार करणी माता जी के कहने पर आक्रमण नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे कि सर इनका तो 1465 में जन्म हुआ और 1504 ईस्वी तक शासन रहा था। तो करणी माता का जो जन्म हुआ था, करणी माता जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो करणी माता जी जो है, इन करणी माता जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जो जन्म होता है वो होता है 1387 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1538 ईस्वी के अंदर। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1538 में, और इनका जन्म होता है 1387 में। करणी माता जी जो है दोस्तों, ये जो कुल इनकी आयु थी वो क्या थी? इनकी जो कुल आयु थी, सॉरी, इनकी जो आयु थी इस वक्त जब इनकी मृत्यु होती है, तो उस वक्त इनकी जो आयु थी वो क्या थी? 151 वर्ष थी। कितनी थी? 151 वर्ष है करणी माता जी की मृत्यु थी, सॉरी, उम्र थी, जब दरियो की तलाई नामक स्थान पर और दियात्रा गांव में ये अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 151 वर्ष थी। तो देखिए, अब हम पर यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा, देखिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, करणी माता जो है दोस्तों, करणी माता जी, करणी माता जी का 151 वर्ष, 151 वर्ष की आयु में दनेऊ की तलाई नामक स्थान व यात्रा गांव में इनकी में अपना देह त्यागते हैं, अपना देह त्यागते हैं, और इसी स्थान पर, और इसी स्थान पर इसी स्थान पर एक गुफा भी स्थित है। इनकी एक गुफा भी स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है कि उसके बाद, करणी माता जी की मृत्यु के बाद 1504 ईस्वी के अंदर, 1504 ईस्वी में राव पीका की क्या हो जाती है? राव पीका की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है राव पीका की। कब? 1504 ईस्वी के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है? जांगल प्रदेश का जो झंडा है, बीकानेर का जो झंडा है, बीकानेर बीकानेर का जो झंडा है दोस्तों, इस झंडे के अंदर खेजड़ी, खेजड़ी या माटो, माटो, माटो व जांगलधर जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह अंकित है।
क्या है दोस्तों, देखिए कि बीकानेर का जो झंडा था, जो इनका झंडा था, उस पर क्या था, खेजड़ी वृक्ष या जिसे माटो भी बोलते हैं, माटो अंकित था। इस माटो के खेजड़ी या जांटी या माटो अंकित था, और उसके अलावा उस पर जंगलदर बादशाह अंकित था। उस पर क्या था, जंगलदर बादशाह नाम भी अंकित था। तो ये थी कहानी किसकी, बीकानेर के शासकों की, और कहाँ तक की, राव बीका की। राव बीका के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो देखिएगा। राव बीका के बाद शासक बनते हैं, वो बनते हैं नर्रा। इनके राव बीका के पुत्र जो थे, इन राव बीका के पुत्र थे, इन राव बीका के पुत्र का नाम क्या था, नर्रा। ये नर्रा क्या बनते हैं यहाँ के 1504 से लेकर 1505 ईस्वी तक क्या बनते हैं, यहाँ के शासक बनते हैं। ठीक है, 1504 से 1505 ईस्वी तक यानी एक वर्ष के लिए शासक बनते हैं राव बीका के पुत्र नर्रा। और इस नर्रा की जो है वो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो भी कैसे, निसंतान। निसंतान इनकी क्या हो जाती है, निसंतान इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी निसंतान मृत्यु होने के बाद यहाँ के जो शासक बनते हैं वो बनते हैं लूणकर्ण। कौन बनते हैं, लूणकर्ण बनते हैं। और लूणकर्ण जो शासन करते हैं वो करते हैं 1505 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1505 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं लूणकर्ण। अब हम इस लूणकर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये लूणकर्ण जो है, इस लूणकर्ण के पिता का नाम क्या था, राव बिक्का। ये भी राव बिक्का के ही पुत्र थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, रंग कंवरी। तो इनके जो पिता थे, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, राव बिक्का। राव बिक्का इनके पिता का नाम था। इनकी जो माता श्री थी, उन माता श्री का नाम क्या था, रंग कंवरी था। और ये रंग कंवरी है वो जैसलमेर शासक थे जिनका नाम था शेखा भाटी। इस शेखा भाटी की क्या थी, ये पुत्री थी। और इन्हीं रंग कंवरी से क्या होता है, इनका लूणकर्ण का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, ये लूणकर्ण जो है, ये लूणकर्ण जो है दोस्तों, इसी को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसको, राव लूणकर्ण को। और कलयुग का कर्ण जो इन्हें कहा गया है, कलयुग का कर्ण बिटू सुजा द्वारा लिखित ग्रंथ था जेतसिरोछंद। जेतसिरोछंद के अंदर इन्हें क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण कहा गया है, जो बिटू सुजा द्वारा रचित है या लिखित है। एक और पुस्तक थी जिसका नाम था करम करमचंद्र वंशो कीर्ति नंक। इस नाम की जो पुस्तक है या ग्रंथ है, जो जे सोम ने लिखी थी। इस जे सोम द्वारा लिखित पुस्तक के अंदर इन्हें क्या कहा गया है, इनकी जो दानशीलता थी, जो ये दान करते थे, उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। और उसके बाद जो इनके जो कहानी शुरू होती है, इनके जो इर्द गिर्द जो शासक थे वो कौन कौन से थे, इन्होंने किनको पराजित किया था, वो सभी चर्चा करते हैं। तो इनके जो समकालीन जो शासक हुआ करते थे दोस्तों, वो कौन हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, जैसलमेर के जो शासक हुआ करते थे जेतल सिंह। ये जेतल सिंह को पराजित करते हैं। ठीक है, फिर नागौर के शासक थे मोहम्मद मोहम्मद खां। इस मोहम्मद खां को भी ये पराजित करते हैं। अब आप पूछोगे कि कौन सी तिथि को, तो दोस्तों इतिहास में इसकी एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इतना ही पता है कि इनको ये पराजित करते हैं। फिर ये चायलवाड़ा और फतेहाबाद, चायलवाड़ा और फतेहाबाद, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है। इन स्थानों को कहाँ मिलाते हैं, बीकानेर के अंदर ये मिला लेते हैं। और जो नारनौल हरियाणा के अंदर है, कहाँ, नारनौल हरियाणा के अंदर जो शासक होते हैं वो होते हैं अभी मीरा, अभी मीरा खां। अभी मीरा शेख जो है वो वहां के शासक होते हैं। और इसी अभी मीरा शेख और इनके जो है हमारे लूणकर्ण, इनके मध्य दोस्ती का युद्ध होता है। कब, 1526 ईस्वी के अंदर। इस 1526 के युद्ध में 15 जो दोस्ती का युद्ध था, इसमें जो लूणकर्ण है, इनके साथ दो सेनापति थे, एक का नाम था जेत सिंह और एक का नाम था नेत सिंह। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर जो विजयी होते हैं वो अभी मीरा शेख जो है वो विजयी होते हैं। और जो लूणकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है जेत सिंह की, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं, अब देखिएगा इस लूणकर्ण को।
देखिएगा, हम पढ़ेंगे कहानी किसकी, लोनकर्ण की। लोनकर्ण ये शासक बनते हैं, वो कब बनते हैं, 1505 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। कहां पर, बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये लोनकर्ण जो है, इनके पिता का नाम क्या था, सबसे पहले पढ़ते हैं इनके पिता के नाम को। इनके पिता का नाम था, वो था राव बीका। क्या नाम था, राव बीका इनके पिता का नाम था। इनकी जो माता थी, इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था रंग कंवरी। क्या नाम था, रंग कंवरी। ये रंग कंवरी है, ये जैसलमेर के शासक थे। जैसलमेर शासक शेखा भाटी, शेखा भाटी की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, ये जो लोनकर्ण है, इस लोनकर्ण ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी थी, इनकी उपाधि, इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी, कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण इसे किसने कहा था, कलयुग का कर्ण इसे बिठू सुजा द्वारा, बिठू सुजा द्वारा रचित ग्रंथ, रचित ग्रंथ जैतसिरो छंद, जैतसिरो छंद, जैतसिरो छंद, जैतसिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। जो बिटू सुजा द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसका नाम है जैतसिरो छंद, और इसी के अंदर इन्हें क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। एक और ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम क्या है वो देखते हैं। एक और ग्रंथ था जिसका नाम था करम वंशो कीर्ति नंक। ये देखिएगा, नाम याद कर लेना, ये बड़ा नाम है, करम वंशो कीर्ति नक, करम चंद्र, सॉरी करमचंद्र वंशो, सॉरी सॉरी भाई, करमचंद्र वंशो। क्या था, करम चंद्र वंशो कीर्ति नंक, ये नाम था। और ये ग्रंथ लिखा गया है वो जे सोम के द्वारा। किसके द्वारा, जे सोम के द्वारा ये लिखा गया है। जे सोम द्वारा इसको रचित किया गया है। क्या किया गया है, जे सोम द्वारा रचित है। ये कौन, करमचंद्र वंशो कीर्ति नंक ये ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ को लिखा किसने, जे सोम ने इसको लिखा है या इसको रचित किया है। और इसी ग्रंथ के अंदर इनकी दानशीलता, क्या, इनकी जो दानशीलता है, इसकी दानशीलता, दानशीलता का क्या किया गया है दोस्तों, वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, लोनकर्ण को पढ़ते हैं। क्या, लोनकर्ण 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं बीकानेर में। इनके पिता का जो नाम था वो राव बीका था। इनकी माता का नाम रंग कंवरी था, जो जैसलमेर के शासक शेखा भाटी की पुत्री थी। ओके, अब देखिए, इनकी जो उपाधि थी वो है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण इसे बिटू सुजा द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसका नाम है जैतसिरो छंद। इस जैतसिरो छंद में इन्हें क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। लेकिन एक और ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद्र वंशो कीर्ति नक। इस जो जे सोम ने लिखा है, और इस जे सोम के द्वारा रचित ग्रंथ के अंदर इन्हें इनकी दानशीलता का क्या किया गया है दोस्तों, वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं इनकी जो साम्राज्यवाद की जो नीति थी, इनके जो साम्राज्यवादी या इनके जो समकालीन जो शासक थे वो कौन कौन से थे, किनको ये पराजित करते हैं, किन से ये पराजित होते हैं, वो हम पढ़ते हैं यहाँ से डायग्राम के माध्यम से। तो देखिएगा,
यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनके समकालीन शासकों। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिएगा, लूणकरण। लूणकरण जो है ये 1505 ईस्वी में शासन बनते हैं और 1526 ईस्वी तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। कहां पर? बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर के अंदर ये शासन करते हैं। पहली बात। अब हम स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं कहां से? उल्टी साइड से स्टार्ट करते हैं ये। देखिए, सबसे पहले ये पराजित करते हैं किसको? जैसलमेर के शासक को। जैसलमेर के शासक थे जैसलमेर, और जैसलमेर के जो शासक थे वो कौन थे? जैत सिंह थे। क्या नाम था इनका? जैत सिंह। इस जैत सिंह को क्या करते हैं, ये पराजित करते हैं। जैत सिंह को क्या करते हैं दोस्तों? सर्वप्रथम ये जैसलमेर शासक जैत सिंह को पराजित करते हैं। राव लूणकरण सबसे पहले किसको पराजित करते हैं? जैसलमेर की जो शासक थे जैत सिंह, उनको पराजित करते हैं। उनके बाद ये जो पराजित करते हैं वो करते हैं किसको? देखिएगा, नागौर को। किसको करते हैं? नागौर को करते हैं। नागौर की उस वक्त शासक कौन थे? नागौर। यहां पर पड़ता है क्या? नागौर। और इस नागौर का जो शासक था उस वक्त वो था मोहम्मद खां। कौन था? मोहम्मद खां। इस मोहम्मद खां को भी ये क्या करते हैं, यहाँ पर पराजित करते हैं। क्या करते हैं? मोहम्मद खां को भी पराजित करते हैं। मोहम्मद खां को पराजित करने के बाद ये आते हैं कहां पर दोस्तों? ये देखिएगा, ये आते हैं यहाँ पर चायलवाड़ा। यहाँ पर स्थान पड़ता है कौन सा? चायलवाड़ा। चायलवाड़ा। चायलवाड़ा व फतेहाबाद। फतेहाबाद। चायलवाड़ा और फतेहाबाद को ये क्या मिलाते हैं? बीकानेर में शामिल कर लेते हैं। बीकानेर में शामिल कर लेते हैं। शामिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बीकानेर के अंदर शामिल कर देते हैं चायलवाड़ा और फतेहाबाद। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ की कहानी मेरी जुबानी। देखिए यहाँ पर पड़ता है नारनौल। क्या पड़ता है? नारनौल। और ये नारनौल जो है दोस्तों वो कहाँ है? वो है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है ये नारनौल। यहाँ पर जो शासन था वो किसका था? नारनौल हरियाणा के अंदर जो शासन था वो किसका था? वो था अबी मीरा बख्त। किसका था? अबी मीरा का। अबी मीरा शेख। अबी मीरा शेख का क्या था? यहाँ पर नारनौल हरियाणा में शासन था, या यहाँ पर जो राज था वो किसका था? अबी मीरा शेख का था। अबी मीरा शेख और अबी मीरा शेख और यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूं अबी मीरा शेख। अबी मीरा शेख और लूणकरण। लूणकरण के मध्य युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? वो देखिएगा, वो कौन सा युद्ध होता है? दोसी का युद्ध। इनके मध्य क्या होता है दोस्तों? दोसी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दोसी युद्ध होता है। इस दोसी के युद्ध में जो होता कब है? 1526 ईस्वी में होता है। दोसी का युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में अबी मीरा शेख और लूणकरण के मध्य दोसी का युद्ध होता है। कब? 1526 ईस्वी के अंदर। इस 1526 ईस्वी के युद्ध के अंदर जो इनके सेनापति होते हैं, इनके दो सेनापति होते हैं। एक का नाम था जैत सिंह। क्या नाम था? जैत सिंह। और एक का नाम था नेत सिंह। क्या नाम था? नेत सिंह। जैत सिंह और नेत सिंह क्या थे? इनके दो सेनापति हुआ करते थे। ये क्या थे दोस्तों? इनके सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे दोनों के। जैत सिंह और नेत सिंह क्या थे? इनके सेनापति थे। ये दोनों ही क्या हो जाते हैं दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर लूणकर्ण भी जो है, ये लूणकर्ण भी क्या हो जाते हैं दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
तो यहाँ पर ये क्या जाते हैं, पराजित होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पर पराजित होते हैं दोस्ती के युद्ध में। और ये जो है अबीमीर शेख जो है ये विजेता होते हैं। विजेता होते कौन है, अबीमीर शेख जो है दोषी के युद्ध जो 1526 में होते हैं इसके विजेता होते हैं। पराजित कौन होते हैं, लोणकर्ण होते हैं। और ये अपनी वीर गति को पराजित होते हैं। उनके सेनापति थे जेत सिंह और नेत सिंह, ये भी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं इस डायग्राम को रिपीट करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही शानदार और मस्त लग रही होगी, और आशा करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। इस डायग्राम को यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा और अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उठेगा वो किससे उठेगा, समकालीन शासकों से उठता है, या जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कब हुआ था, और उस युद्ध के अंदर सेनापति है वो कौन कौन से थे, या कौन कौन से सेनापति वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किस शासक को उन्होंने पराजित किया था। तो इस डायग्राम को एक बार आप फिर से देखिएगा। मैं यहाँ पर इस को रिपीट करता हूँ दोस्तों, देखिएगा एक बार। तो देखिए ये है बीकानेर शासक लोणकर्ण, जो 1526 से लेकर सॉरी 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक बीकानेर के शासक रहते हैं। तो सर्वप्रथम लोणकर्ण अपना जो अभियान स्टार्ट करते हैं, साम्राज्यवादी जो नीति लेकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने का जो अभियान ये शुरू करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, वो करते हैं जैसलमेर से। ये जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर के जो शासक थे वो कौन थे, जैत सिंह थे। कौन थे, जैत सिंह। और ये जैत सिंह को क्या कर देते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम जैत सिंह को ये पराजित कर देते हैं। तो समकालीन शासकों की थोड़ी ध्यान रखना, पढ़ना आराम से। फिर आते हैं नागौर के अंदर। अब ये नागौर जो है, इसमें नागौर में शासक जो शासन था वो किसका था, मोहम्मद खां का। और इसी मोहम्मद खां को ये क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ये आते हैं चायलवाड़ा। चायलवाड़ा और फतेहाबाद जो हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर ये इनको क्या मिलाते हैं, अपने साम्राज्य में या बीकानेर में शामिल कर लेते हैं, यानी अपने साम्राज्य के अंदर बीकानेर में इसको शामिल कर लेते हैं, चायलवाड़ा और फतेहाबाद। अब आता है नारनौल। ये जो नारनौल है दोस्तों, इस नारनौल में जो हरियाणा में पड़ता है, इस नारनौल में जो शासन करता था वो था अबी मीरा शेख, जिसका नाम क्या था, अबी मीरा शेख। अबी मीरा शेख का शासन था कहाँ पर, नारनौल हरियाणा के अंदर। और नारनौल हरियाणा और जो शासन करते थे बीकानेर में वो करते थे लोणकर्ण। इन लोणकर्ण और अभी मीरा बख्श के मध्य 1526 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, ये धौंसी का युद्ध होता है। क्या होता है, इस धौंसी का युद्ध होता है जब 1526 ईस्वी में। तो इन दोनों के मध्य जब युद्ध होता है उस वक्त जो लूणकर्ण जो है, इस लूणकर्ण के जो सेनापति थे उनका नाम था जेत सिंह और नेत सिंह। जेत सिंह और नेत सिंह की अगुवाई में ये क्या करते हैं, इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ते हैं। लेकिन इस युद्ध को लड़ते हुए लूणकर्ण स्वयं क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जेत सिंह और नेत सिंह जो इनके सेनापति थे लूणकर्ण के, वो भी क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध के जो विजेता होते हैं वो कौन होते हैं, ये होते हैं अभी मीरा शेख जो है, वो दोषी के युद्ध 1526 को जीत लेते हैं और लूणकर्ण है वो हार जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास है आपको शानदार, मस्त और गजब की लगी होगी। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतरीन तैयारी कर सकें। हाँ, इसके साथ हम एमसीक्यू क्लास भी जरूर शीघ्र लेकर आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल की क्लास नए सिरे से पढ़ेंगे बीकानेर के इतिहास को आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।